मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच, MDH MDH। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले आज पहले चरण के चुनाव प्रचार थम गया है 5 बजे और इसके बाद से अब शुरुआत हो चुकी है। रण की पूरी तैयारी है। राजनीतिक पार्टियों ने, स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी है। इसके बाद पहले चरण की 102 लोकसभा सीटें तय करेंगी राजनीतिक पार्टियों के भविष्य। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि अपने नंबर को बरकरार रखे, तो वहीं विपक्ष की पार्टियों के लिए भी एक बड़ी जद्दोजहद है कि जिस तरह से लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को एक बार फिर वो वापस लौटा पाएंगे कि नहीं। यही तमाम चीजें हम देखेंगे अगले 1 घंटे में। होगी नजर कि किस तरह से 102 सीटों पर कितना कड़ा मुकाबला है, कौन सी राजनीतिक पार्टियां इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार में जो आरोप प्रत्यारोप हुए उसमें वो कौन से मुद्दे रहे जो जनता के भी मुद्दे बने हैं। साथ ही साथ होगी चर्चा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस पर पथराव की खबर है, लेंगे उस पर भी अपडेट। होंगी देश दुनिया की बड़ी खबरें भी, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। थम गया पहले चरण के लिए प्रचार का शोर। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। देश में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान। पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत है दांव पर। प्रधानमंत्री ने असम के नलबाड़ी और त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर भारत को फंसा के रखा था, लेकिन अब उनका स्कोप हो चुका है खत्म। आज पूरे देश में चल रही है मोदी की गारंटी और पूर्वोत्तर खुद ही है इसका गवाह। दूसरे चरण के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कासरगोड और वदाकरा संसदीय क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार। राहुल गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में की जनसभा। आरजेडी को बड़ा झटका, राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने छोड़ी पार्टी। तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। सीए को रद्द करने का किया वादा। कहा, नहीं लागू होने देंगे एनआरसी और समान नागरिक संहिता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने एक झटके में हिंदुस्तान से गरीबी हटाने के चुनावी वादे से पीछे हटे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, एक झटके में नहीं हटाई जा सकती गरीबी। रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में भारी बवाल। शोभा यात्रा पर हुआ पथराव, भक्तों पर फेंके गए बम, कई लोग घायल। बीजेपी ने किया ममता सरकार पर हमला। कहा, एक बार फिर राम भक्तों की सुरक्षा करने में रही नाकाम। देश भर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। अयोध्या के भव्य मंदिर में पहली रामनवमी पर सूर्य किरणों से श्री रामलला का हुआ सूर्य तिलक। पीएम मोदी ने चुनाव के व्यस्तता के बीच डीडी न्यूज पर किए दिव्य नजारे के दर्शन। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था बनी रहेगी दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया। और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले 24 की चुनौती की खबरों के साथ।
देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान से चुनावी रण की होगी शुरुआत। त्रिपुरा, मणिपुर और असम को छोड़ पूर्वोत्तर के अन्य 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो जाएंगे। पहले चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 19 अप्रैल को इंतजार, जब पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश की इन 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न दलों के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अंतिम दिन भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। सभी दलों के उम्मीदवार अब घर घर जाकर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, उनमें तमिलनाडु 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1-1 सीट शामिल है। पहले चरण की 102 सीट के लिए कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है, जहां 39 संसदीय क्षेत्रों में 76 महिला उम्मीदवारों सहित 950 उम्मीदवार हैं। सबसे कम संख्या नागालैंड में है, जहां 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरेन रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के गया सीट से जीतन राम मांझी शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएमके प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और पहले चरण के 19 अप्रैल को होने वाली 102 लोकसभा सीटों पर किस तरह से 2019 में क्या इतिहास रहा है, किस तरह की जीत हार के आंकड़े रहे हैं, आइए एक बार आपको दिखाते हैं। पहले चरण का जो मतदान हुआ है पिछले 2019 में इन्हीं सीटों पर कितना एक तरह से मत प्रतिशत रहा है, वो 70.85 मत प्रतिशत था, यानी कि वोट पड़े थे इतने। और लोकसभा चुनाव में 102 सीटों के नतीजे किस तरह के रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, इस पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने 102 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस ने 15 और डीएमके ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये वो 102 सीटों के आंकड़े हैं जिन पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। इसी के साथ कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं जो 102 सीटों के एक तरह से राजनीतिक घटनाक्रम के साथ ही साथ किस तरह के मुकाबले हैं इस सीट पे, वो हम आपको बताते हैं। पहले चरण के प्रमुख प्रत्याशी जो हैं उसमें 8 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। इनकी साख दांव पर है। इसमें नितिन गडकरी नागपुर सीट से हैं, किरेन रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से हैं, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जिसमें 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से, असम से चुनावी मैदान में हैं। इन्हीं के साथ कई अन्य मंत्री और दिग्गज भी चुनावी मैदान में। भूपेंद्र यादव अलवर राजस्थान से चुनावी मैदान में है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री बीकानेर से हैं। जितेंद्र सिंह उधमपुर से जम्मू कश्मीर से हैं चुनावी मैदान में। एल मुरुगन नीलगिरी से हैं चुनावी मैदान में। तो ये वो नाम हैं जिनकी साख भी दांव पे है, जिनके चुनाव परिणाम पर भी सबकी नजर रहेगी। मुकाबले एक तरह से कह सकते हैं कांटे के मुकाबले हैं। नवाब तुकी अरुणाचल पश्चिम से हैं और एक राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन चेन्नई दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं।
तो आपने देखे वो कुछ दिग्गज चेहरे जो इस 19 अप्रैल को चुनावी मैदान में पहले चरण में होंगे। वहीं प्रमुख प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी हैं, गया बिहार सीट से हैं। वहीं नकुलनाथ कांग्रेस छिंदवाड़ा एमपी से हैं। नकुलनाथ कमलनाथ के बेटे हैं। जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत से उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में है। पीलीभीत बेहद एक तरह से महत्वपूर्ण सीट हो गई है इस चुनाव में। के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से युवा चेहरे, युवा शक्ति कोयम्बटूर तमिलनाडु से, ए राजा डीएमके के नीलगिरी तमिलनाडु से, त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर नजर रहेगी 19 अप्रैल को। इमरान मसूद कांग्रेस से विवादित नाम, कई ऐसे इनके बयान रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में रहे हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है इकरा हसन, समाजवादी पार्टी से कैराना से उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में होंगे। 19 तारीख को इन सीटों पर वोट पड़ने हैं। ये तमाम वो कैंडिडेट्स हैं जिन पर नजरें रहेंगी, जिनके एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक इतिहास है, अपनी प्रतिद्वंदिता है। साथ ही साथ कई ऐसे नाम हैं जो कई बार बयानों में अपने विवादित सामने आए हैं, तो किसी की अपनी राजनीतिक साख है, किसी की अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है जो कि इस चुनाव में दांव पर दिखाई देगी। तो पहले चरण का मतदान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि कैसे 19 तारीख के मतदान को लेकर तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने भी पूरी की हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। हम दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे स्टार प्रचारकों ने आने वाले चरणों के लिए भी कई ऐसे मुद्दे तय किए हैं जो इस समय राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे तो हैं, जनता के भी बड़े मुद्दे बन रहे हैं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। पहले चरण के चुनाव प्रचार थम चुका है। 19 अप्रैल को होने वाला है पहले चरण का मतदान। उससे पहले राजनीतिक पार्टियों के जो मुद्दे रहे हैं, किस तरह की एक तरह से मुकाबले हैं चुनावी मैदान पर, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज का विशेष क्या है। लोकसभा चुनाव पहले चरण के चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ईशान त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आएंगे ईशान, और जानना चाहेंगे कि 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है।
मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, गठबंधन किया है। और अगर हम उत्तर प्रदेश से ही अगर इसको शुरुआत करें कि किस तरह से 8 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं उसको लेकर जो रणनीति रही है कांग्रेस की, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है 102 सीटों पर कितनी सीटों पर इस बार ये गठबंधन काम करेगा, क्योंकि गठबंधन नया नहीं है? ये सबसे पहले तो आज रामनवमी है और मैं आपको और आपके पूरे पैनल को और देश के सम्मानित सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश की आपने बात शुरू करी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टोटल पिछले चुनाव से लेके आप देखिए कि 2014 में जितनी सीटें आई थी उसके बाद 2019 में इनकी सीटें घटी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुशासन रहा है पिछले 7 से 8 वर्षों में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाने का काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने किया है, माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे मुद्दे लोगों के सामने उजागर किए। मुद्दे क्या हैं उत्तर प्रदेश में? मुद्दे ये हैं कि देखिए, गन्ना किसान परेशान है उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में चुनाव होगा परसों। उसके बाद जो मुद्दे हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों में नौकरियों की खोज में। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पे जो रेप के केस होते हैं वो देश में सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो ये सभी मुद्दे लेके हमारा गठबंधन आगे जा रहा है, और सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आगे जा रहा है, जीतने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में फतेह करने जा रहा है। दूसरी बात, ईशान, चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही देश में गरीबी का एक नारा कांग्रेस पार्टी दे रही है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश में गरीबों का हक दिलाना है, गरीबी हटानी है। फिर आखिर क्या ऐसा हुआ कि आज ठीक 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी एक तरह से अपने उस अंदाज को बदलते हुए कहते हैं कि गरीबी को बहुत जल्दी से नहीं हटाया जा सकता है। ये परिवर्तन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है, राहुल गांधी जी की बात पे मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी से जब सवाल पूछा गया, क्योंकि मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे मौजूद था, गाजियाबाद में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी से एक सवाल पूछा गया कि क्या गरीबी को 1 मिनट में, क्या गठबंधन की सरकार बनते ही, जो कि बनने वाली है 4 जून को, क्या एक मिनट में गरीबी को हटा दिया जाएगा? राहुल गांधी जी का सवाल यह था कि गठबंधन जब गरीबी जो है, गरीबी 1 मिनट में नहीं हटती है, गरीबी नीतियों से हटती है सरकार की। तो 10 साल में जो सरकार की कुनीतियां रही हैं और सरकार ने जिस तरह से अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा कर दी है, उसको खत्म करने का काम हम धीरे धीरे करेंगे और अपनी नीतियों के साथ करेंगे। ये उसकी स्पष्टीकरण है। पहली बात, राहुल गांधी जी ने एक बात और बोली कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मूड इस समय दिख रहा है, हम गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा छोर है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने जा रहे हैं, हमारा गठबंधन वहां पे जीतने जा रहा है। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए, इनका नारा क्या है? 400 पार का इनका नारा है। 400 पार कैसे हो जाएगा? बीजेपी नॉर्थ इंडिया में पहले ही मैक्स आउट कर चुकी है, विंध्याचल से नीचे ये लोग बिल्कुल जीरो हैं। इस बार एक दो सीट आ जाए, वो भी ईश्वर भरोसे आ जाए तो 1-2 सीट शायद आ जाएंगी। जम्मू कश्मीर में ये टोटल फ्लॉप है। पंजाब में किसानों का आंदोलन हुआ, हमने देखा किस तरह से किसानों को प्रताड़ित करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, तो किसान वहां नाराज है। ईशान, पहले चरण की 102 सीटों पर कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है? कांग्रेस को गठबंधन साथियों ने कितनी सीटें दी हैं? नहीं, तो जितनी भी सीटें दी हैं हमें, उससे क्या ईशान जी, मैं नंबर सिर्फ जानना चाह रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उसके लिए सिर्फ नंबर का तात्पर्य क्या है? आपका सवाल पूछने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य नंबर जानना है सर। पॉलिटिकल पार्टीज अगर चुनाव में है तो कितने नंबर पे लड़ रही हैं, कितनी सीटों पर कांग्रेस इस समय 2024 के बेहद महत्वपूर्ण चुनाव, जो कि एक सत्ता में बैठी 10 साल की सरकार को चुनौती दे रही है, तो कितनी सीटों पर पहले चरण में लड़ रही है? 102 सीटों में से। स्वाभाविक सवाल है, इस पे थोड़ा भी मुझे लगता है कि बिल्कुल स्वाभाविक है। नहीं, सवाल आपका बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं शायद आपका तात्पर्य भी समझ गया कि आप क्या खेला करना चाह रही हैं, लेकिन मैं उस खेले में फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी और जितना भी हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं
हम 102 सीटों पे, ईशान जी एक चीज साफ कर दूं, कोई खेला नहीं है, कोई खेला नहीं है ईशान जी। सुन लीजिए, ईशान जी पहले तो अपनी भाषा को थोड़ा सा सुधारें, आप थोड़ा सा सुधारें। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं एक एंकर हूँ, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, आप सवाल का जवाब दे तो बेहतर है। मैं खेला कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, और आपके सवाल के पीछे का एजेंडा क्या है, आप चाहती क्या है, आप नंबर बताने में आपको किस लिए झिझक हो रही है। 102 सीटों में से कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है? आप समझा नहीं पाए। 102 सीटों पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, पूरी 102 सीटों पे हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है? जहां पे भी कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है ईशान जी? हमें मदद कर रहे हैं, वोट ट्रांसफर कर रहे हैं, और जहां पे भी हमारे अन्य गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं वहां पे हम उन्हें अपना वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। एसएन सिंह जी हमारे साथ है। एसएन सिंह जी 102 सीटों पर चुनौती दोनों ही गठबंधनों के लिए है। हम ये मानते हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद एनडीए के तमाम घटक दलों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो 8 में से 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर चुनौती है। तो किस तरह से आप देखते हैं जब कांग्रेस ये बताना ही नहीं चाहती है कि वो कितनी सीटों पे लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने 102 सीटों को किस तरह से देखती है पहले चरण के चुनाव को? रितु जी देखिए, हम इसको बड़ा हेल्दी डिबेट करते हैं। हम क्यों, हमारे जो मित्र थे वो अनावश्यक विवादों में फंस जाते हैं। आज चुनाव किस बेस पर होता है? नेता पर, नीति पर, कार्यकर्ता पर और कार्यक्रम पर। ये पूछा जा रहा है कि जो घमंडिया गठबंधन है उसका नेता कौन है, अभी तक तय नहीं हो पाया। नीति क्या है, तय नहीं हो पाई। कार्यकर्ता कौन है, तय नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता तय हैं कि देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में। नीति है कि हम विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं और हम जो बहुत सारी गारंटियों को पूरा करके गए। कार्यकर्ता देख लीजिए, आज देश ने दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता बेस वाली पार्टी कोई है, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी। कार्यक्रम देख लीजिए, भाई बहुत सारे कार्यक्रम जो है चुनाव के पहले भी लगातार चलाए गए, विकसित भारत को लेकर, मोदी जी की गारंटी को लेकर, योजनाओं को लेकर, और आज भी लगातार आप देखेंगी कि अभी ये जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं ये ट्विटर वार कर रहे हैं, कहीं पता नहीं आपसे चैनल पर क्या क्या बात कर रहे हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन पर जाते हैं, अपनी बात को कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी उत्तर प्रदेश की हमारी बात कर रहे थे मित्र, भाई उत्तर प्रदेश में वास्तव में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। 20 साल से अधिक समय हो गया कांग्रेस का सूर्यास्त है। समाजवादी पार्टी जिससे आप समर्थन लिए उत्तर प्रदेश के बाहर, उनका कुछ नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीटें 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है और 64% वोट पाते हैं। बिहार पूछ लीजिए, इनसे 40 में से 39 भारतीय जनता पार्टी एनडीए एलायंस को आता है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए 42 में से 18 हम आते हैं, इनकी हैसियत कहाँ है? राजस्थान में 0, 25 में से 102 सीटों पे उत्तर प्रदेश से आगे भी जाएंगे, लेकिन रामकृपाल जी, कांग्रेस ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से बड़ा ही एक अव्यवहारिक सवाल पूछा गया कि अगर आप जीत के आते हैं तो गरीबी कितने समय में हटाएंगे। उन्होंने अव्यवहारिक सवाल का एक अव्यवहारिक सा जवाब दिया। अभी जब हमने पूछा 102 सीटों में से कितनी सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का क्या मतलब है। किस तरह से आप देखते हैं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां या दोनों गठबंधनों की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी मैदान में है? 102 सीटों का पहला चरण ही टोन और टेनर तय करने जा रहा है आने वाले 7 चरणों का। रितु जी, आपने सवाल किया था कांग्रेस के प्रवक्ता से। जाहिर सी बात है उन्हें अपनी पार्टी के बारे में पहले बताना चाहिए था कि वो कितना लड़ रहे हैं, थोड़ा सा और समय दिला दीजिए ना, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन वो शुरुआत उन्होंने बीजेपी को लेकर के की, और जब आपने पूछा कि आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये कैसा सवाल। अब आप सोचिए कि सबसे पुरानी एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका अभी परसों मतदान होने जा रहा है, अगर उसके प्रवक्ता इस बात पर झुंझला रहे हैं कि वो इस स्थिति में नहीं है कि बताएं कि ये 102 सीटों में कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, तो फिर मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना, आप खुद समझ जाइए। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, शुरू में उन्होंने जिताया कि बहुत खराब स्थिति है और अखिलेश और राहुल जी दोनों उठा रहे हैं तमाम सवाल, उत्तर प्रदेश में बड़ी खराब स्थिति है, बाकी पंजाब में खराब है, सब कुछ है। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 2014 में इलेक्शन हुआ,
बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी से आई। 17 में हुआ, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, ये 4 इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए हैं जिसमें बाकायदा उत्तर प्रदेश का बहुमत जो है वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा है। और अगर 23 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन उसके पड़ोसी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में इलेक्शन हुए हैं। वहां भी देखिए, वो तो राज्य सरकारों के इलेक्शन थे, जबकि राज्य सरकारों के इलेक्शन में लोग अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। वहां भी क्या स्थिति थी? तो एक तो जो ये बात होती है कि बीजेपी अलोकप्रिय हो गई है, बहुत खराब है, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी रही है जिसने करीब करीब 55-60 साल राज किया है, उसे ये तो बताना चाहिए कि वो कितनी सीटों पर आ रहे हैं। उनका अलायंस, हालांकि अलायंस हुआ नहीं है, ये तो पोस्टपोन है। जैसे बंगाल में दोनों लड़ रहे हैं, पंजाब में आप और ये लड़ रहे हैं, तो अलायंस कोई नेशनल लेवल पर तो इस तरह हुआ नहीं है। इस सुविधा का अलायंस है कि अगर जीत जाते हैं तो सब जोड़ करके क्या होगा। लेकिन कांग्रेस को ये बताना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के अपोजिशन की, तो कम से कम उसको ये कहना चाहिए कि कितनी सीटें अपने बूते ला रही है। जी, मैं केवल एक वाक्य और कहूंगा जी। जिस अलायंस की ये बात कर रहे थे, 4 राज्य हैं जो स्विंग स्टेट माने जाते हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें 210 सीटें होती हैं। इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 9 सीट बिहार में, 17 यूपी, 17 महाराष्ट्र। इंडिया अलायंस के अंडर बता रहा हूं मैं आपको। बाकी बंगाल में ये भी लड़ रहे हैं, टीएमसी भी लड़ रही है। ईशान जी, रामकृपाल जी ने जो आंकड़ा रखा है, आंकड़ा आप नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च के तहत आपको बता दिया कि गठबंधन सहयोगियों ने भी आपको उतनी सीटें नहीं दी हैं। तो क्या ये बड़ा साफ संकेत गठबंधन साथियों का नहीं रहा? जब मैंने आपसे आंकड़ा पूछा तो आप आंकड़ा नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन 210 सीट ये वैसे राज्य हैं जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। अगर आज वो सिर्फ 43 सीटों में 4 राज्यों में सिमट जाती है 210 में से, तो ये क्या बताता है? ऋतु जी, जितने भी राज्य अभी रामकृपाल सिंह जी ने बताए, वो पहली बात तो हिंदी बेल्ट के नहीं है, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र भी था और बंगाल भी था, वो हिंदी बेल्ट में नहीं आती। मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर आप लड़ रहे हैं 43 उत्तर प्रदेश बिहार है, मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बिहार है, बिहार में 80 सीटों में से कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? चलिए ईशान जी यही बता दीजिए, हिंदी बेल्ट पे ही बात कर लेते हैं। सुन लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की मिला के कुल सीटों में से कितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं? हमारा गठबंधन, मैं जब बात करता हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं इंडिया गठबंधन की तरह, क्योंकि गठबंधन का धर्म ये होता है कि सबको साथ लेके चला जाए। हम अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेके चल रहे हैं इस समय। दूसरी बात यहाँ पे हमारे अभी मित्र ने करी, सिंह साहब ने, बड़े सम्मानित साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात करी क्योंकि वो हमने घमंडिया गठबंधन बोला, तो वो नेशनल डाकू अलायंस के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। जब ये 400 पार की बात करते हैं तब इनकी 4-4 सीटें कम हो जाती हैं, और वो 4-4 कम सीटें होते होते ही 180 से नीचे आ गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि देश की जनता जब ये 400 की बात करते हैं तो इनसे 4-5 सवाल। ईशान जी, जो अभी तक का आंकड़ा है 2014 में 282, 2019 में 330, इससे आगे की बात हो रही है। सिंह साहब सवाल उन्होंने उठाए हैं, उसका जवाब आप दे दें क्योंकि मेरे पास समय कम है। ईशान साहब आपने आरोप लगा दिया, बस जी सिंह साहब। इनके पास कोई जानकारी, देखिए ऋतु जी, मैं कह रहा हूँ इनका जो समझौता मैं ये कहूंगी कि आप सुन लीजिए, मैं पैनल से कहूंगी ईशान साहब का थोड़ा सा ऑडियो धीरे करें। सिंह साहब अपना जवाब दे दें, मेरे पास समय कम है। जी सिंह साहब, मैं ऋतु जी कह रहा हूं कि इनका जो एलाइज पार्टनर है वो इनको दरकिनार कैसे किए हुए हैं आप उसको देख सकते हैं। भाई पंजाब में आप आम आदमी पार्टी आपको गाली देगी, दिल्ली में आप चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की दूसरी जगह हैसियत नहीं है। महाराष्ट्र में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां 0 अंक पाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 0 अंक आप पाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सिंह साहब अंत में, मेरे पास समय कम है। सिंह साहब, 102 सीटों का पहले चरण का मतदान बेहद महत्वपूर्ण। 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। दक्षिण का जो मिशन है
मिशन साउथ भारतीय जनता पार्टी का बेहद महत्वपूर्ण 2024 के चुनाव में है, उसे लेकर भी किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि वो गढ़ किसी समय कांग्रेस का रहा है। देखिए ऋतु जी, कल जो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। 8 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही। बिहार में 4 में से 4, पश्चिम बंगाल में 3 में से 3, राजस्थान में कल 12 में से 12, मध्य प्रदेश में 6 में 6, उत्तराखंड में पहले ही 5 में 5 भारतीय जनता पार्टी के साथ। सबसे बड़ी बात है तमिलनाडु में 39 सीटें, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के खाते में सर्वाधिक सीटें आने जा रही है, क्योंकि तमिलनाडु में पूरे भारत के लोग मोदी जी के गारंटी पर विश्वास किए हैं। हमने 10 सालों में जो विकास के कार्य किए हैं उसके नाते लोग हमारे साथ हैं। हमने जो भी जी ईशान जी, 1 मिनट आपको दे रही हूँ, अपनी बात पूरी करें। गारंटी वर्सेस गारंटी में पहले चरण के मतदान होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऋतु जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं होने दी। मुझे मालूम है कुछ मजबूरियां भी होती हैं चैनल की, कोई बात नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन जब आप मुद्दे से भटकेंगे तो माफ करिएगा, मेरे पास समय सीमित है। मैं आपको प्रवचन के लिए नहीं दे सकती अपना। मध्य प्रदेश में कहां से जीत रहे हैं? कोई चीज तो बताएंगे, बस ऐसे बैठ के यहाँ गाली देने का कार्य करेंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में आपको कौन वोट करेगा? ऋतु जी, उत्तर प्रदेश तो एक पूरी प्रदेश है। ईशान जी, जिस तरह से आप लगातार बोल रहे हैं, सिंह साहब और ईशान जी, आप दोनों की ही बातें दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं। बेहतर है इस डिबेट को यहीं खत्म करें। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान तय करेगा 24 के रण का एक तरह से शुरुआती मैच ये कहा जा सकता है, जहां ये तय हो जाएगा कि किसकी गारंटी पसंद कर रही है जनता और किसकी गारंटी को नकार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीजी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। एक तरफ पहले चरण के लिए प्रचार का शोर जहां थम गया, वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, तो तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हैं। असम के नलवाड़ी में विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर उनके लिए राजनीति नहीं बल्कि प्रेम और प्राथमिकता का विषय है। एक तरफ चुनाव प्रचार, पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष को घेरने में जुटे हैं। 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनावी हुंकार भरी।
नलबाड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और पूर्वोत्तर खुद ही इसका गवाह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर भारत को फंसा के रखा था, लेकिन अब उनका स्कोप खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कासरगोड और वदाकरा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी की बात करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने समेत मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और जनता से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। 2014 में हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज में दुनिया में 11th पोजीशन पर खड़ा था। 2023 में ही हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है। 2047 आते आते हमारा यह भारत दुनिया की डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़ा हो जाए। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ईडी गठबंधन पर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता देश और सनातन संस्कृति को अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस और सपा दोनों आईसीयू में हैं। 5 शताब्दी के बाद भारत की सुप्त चेतना जागृत हुई है। उठे हुए हिंदुस्तान को रोकना इंडी गठबंधन के लिए असंभव। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं। इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का अब इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। चुनाव प्रचार के साथ साथ ही तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम भी जारी है। कर्नाटक के बेलगावी से भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार के समर्थन में रोड शो भी किया। असम के नलबाड़ी से उर्मिलेश भट्ट के साथ टीडी न्यूज। तो एक तरफ बीजेपी और एनडीए मजबूती के साथ प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन के दल भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें सीएए को रद्द करने जैसे वादे भी किए गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी गरीबी हटाने के बारे में पीछे हटते नजर आए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के घोषणा पत्र को दीदीर शपथ पत्र, दीदी का शपथ पत्र नाम दिया गया है। टीएमसी घोषणा पत्र में सीएए को रद्द करने और एनआरसी को समाप्त करने का वादा किया गया है। टीएमसी के घोषणा पत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा भी किया गया है। बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का भी इसमें वादा किया गया है। Today's manifesto is what we are committed to do when TMC, as part of India, will form the union government. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक झटके में हिंदुस्तान से गरीबी हटाने के वादे से पीछे हटते नजर आए। उन्होंने कहा कि गरीबी पर केवल गहरी चोट पहुँचाई जा सकती है। गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है, और तरीके मैंने आपको बताए हैं।
वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की हर बात झूठी निकली, उनके वादे भी झूठे निकले। जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव में सभी दलों की जीत के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किसके वादे पर यकीन करती है ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस ने ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी न हो तो भाजपा 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। तो वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में हारने का डर सताता रहा है, तो ईवीएम पर संदेह कर रही है। पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस लगातार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रही है। हालांकि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ईवीएम से हुए 2004 और 2009 के चुनाव में जीतने वाली कांग्रेस के लिए 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद ईवीएम सवाल के घेरे में आ गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ न हो तो भाजपा 180 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। हालांकि भाजपा का कहना है कि इंडी गठबंधन तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में चुनाव जीतता है तो ईवीएम ठीक है, लेकिन जब उन्हें चुनाव हारने का डर सताता है तो ईवीएम पर संदेह पैदा करते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। The Indy Alliance has done what it does best, that is to attack the constitutional authorities of this country. If the same Indy Alliance leaders, they win an election in Telangana, EVM is fine. They win election in Punjab, EVM is fine. If they win election in Delhi, EVM is fine. But when they lose election or when they know that this time people have taken the sankalp of ab ki baar Modi ji ko 400 par, NDA 400 par, then they try to even raise doubts on the constitutional bodies, authorities and even on the जनता itself. And therefore EVM तो बहाना है, प्रियंका जी को राहुल को हार से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम, वीवीपैट जैसे एक मामले की सुनवाई के दौरान बैलेट बॉक्स के दौर में लौटने के विकल्प को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनने से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मत पेटियों वाले समय में वापस नहीं जाया जा सकता। अदालत ने बैलेट बॉक्स के दौर में होने वाली धांधलियों की ओर भी इशारा किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा पश्चिमी देशों के उदाहरण को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने भारत जैसे विशाल देश की बेहद व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया की तुलना अन्य देशों से किए जाने को खारिज कर दिया। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई गुरुवार यानी 18 अप्रैल को भी जारी रहेगी। विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। आरोप है कि रेजीनगर में एक शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। भाजपा ने इस घटना को लेकर राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी रामनवमी शोभा यात्रा को सुरक्षा देने में एक बार फिर नाकाम रही। एक बार फिर हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है। अमित मालवीय ने कहा कि ममता के भड़काऊ भाषण इस हमले के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि ममता बनर्जी की बयानबाजी का संज्ञान लिया जाए। ममता बनर्जी की इस बयानबाजी से हिंदुओं को हिंसा का शिकार होना पड़ा है। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें 2 इनामी टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव और ललिता शामिल हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऐसी सफलता के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस की जमकर सराहना की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में माड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 16 अप्रैल को करीब 5 घंटे तक भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने नक्सलियों के ठिकानों में घुसकर उनके 29 सदस्यों को मार गिराया। इनमें 15 महिला नक्सली शामिल है। इस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया, जिस पर 25 लाख रुपयों का इनाम था। वहीं मारी गई महिला नक्सलियों में 2 महिला नक्सली ललिता और मांडवी पर भी 25-25 लाख रुपयों का इनाम था। शंकर राव, ललिता और मांडवी डीवीसी रैंक के लीडर थे। अभी तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर किए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी और 14 जो पुरुष माओवादी की डेड बॉडी है, उनका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक तौर पर 2 डीवीसी मेंबर्स है, जिससे शंकर एवं ललिता का जानकारी प्राप्त हुआ है। जैसा परिस्थिति आगे निर्मित होगा उस हिसाब से अन्य जैसा आइडेंटिफिकेशन और जो वेपन्स का भी जो कुल मिलाकर एक AK-47, एक इंसास, 2 SLR और 3 काफ़ी बड़ी संख्या में कार्बाइन 9mm इस प्रकार के हथियार भी रेगुलर जो ग्रेनेड वेपन्स भी मिला है। जैसे ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, वहां नक्सलियों को पुलिस के आने की सूचना पहले लग गई और सूचना लगने के बाद उनके द्वारा फायरिंग किया गया और हमारे द्वारा आत्मसमर्पण के लिए बोला गया, लेकिन लगातार नक्सली फायरिंग करते रहे। तब आत्मसुरक्षा पुलिस पार्टी और सुरक्षा बलों के द्वारा काउंटर फायरिंग किया गया और फायरिंग करीब 4 घंटे तक चली। 4 घंटे चलने के बाद जब घटनास्थल का सर्च किए तो 29 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला। घटनास्थल से बड़ी संख्या में आधुनिक राइफल, 7 AK-47 राइफल, 3 LMG, SLR, कार्बाइन, 303 राइफल सहित कई नक्सली सामान बरामद किया गया है। नक्सलियों के पास से जो सामान अभी आपने डिस्प्ले में देखा है, ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं और 303 मिली है, भरमार मिले हैं, BGL मिले हैं। ये काफ़ी बड़ा जखीरा में मिला है यहाँ पर नक्सलियों का। BSF की 94 बटालियन की टीम थी और साथ में कोऑर्डिनेशन में DRG की टीम थी। हम लोगों ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस की भूमिका की प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। इस साल जनवरी से अब तक 72 नक्सल आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 150 से ज्यादा आतंकी और उनके सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। 200 से ज्यादा नक्सली इस साल आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया है। नक्सलियों के पास से भारी गोला बारूद सामान भी बरामद हुए। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे नक्सली के पास से जो सामान बरामद हुआ है AK-47 है, टिफिन बम है, वायरलेस हैं, कारतूस हैं और देखिए दैनिक उपयोग के सामान भी इनके पास से मिले। बर्तन सामग्री है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, दवाइयाँ हैं, फिर लॉन्चर हैं, AK-47 है, ग्रेनाइट है। तमाम इनके पास से ये हथियार मिले हैं जो नक्सली और पुलिस के जो नक्सल ऑपरेशन में दैनिक उपयोग के सामान उनके पास से बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली और पुलिस के बीच में यह मुठभेड़ जारी थी। छत्तीसगढ़ की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सोमेश पटेल,
डीडी न्यूज बस्तर। 19 अप्रैल के पहले चरण के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और आइए अब बात करेंगे रामनवमी की। देश भर में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई, लेकिन सबसे अधिक चर्चा रामलला के राज तिलक की रही। रामनवमी के पावन पर्व पर जब सूर्य की किरणों ने राज तिलक किया तो पूरा दृश्य अलौकिक और दिव्य हो गया। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस अद्भुत क्षण को डीडी न्यूज के माध्यम से देखा। रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य की किरणों ने राज तिलक किया। रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो पूरा दृश्य अलौकिक और दिव्य दिखा। रामलला के अलौकिक रूप को देख भक्त भाव विभोर उठे। अध्यात्म और विज्ञान के संगम का ये विहंगम दृश्य लोगों के मन मस्तिष्क पर छप गया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी कुछ इस तरह से मनाई गई जिसे भक्त बरसों तक भूल नहीं पाएंगे। बरसों की तपस्या के बाद ये अद्भुत अलौकिक क्षण आया। इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्री राम के सूर्याभिषेक का खास आयोजन किया। रामलला की आरती करने वाले मुख्य अर्चक श्री सत्येंद्र जी महाराज सूर्य अभिषेक के बाद भावुक हो उठे। उन्होंने भगवान श्री राम की तरफ से संपूर्ण मानवता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इतना आनंद आया जिस समय वह आंसू निकल गए, वो याद करके जब भगवान हमारे त्रिपाल में थे और इस प्रकार से हम उनकी आरती उनकी पूजा नहीं कर पाते थे। भगवान राम के जन्मोत्सव की जो दिव्य झांकी और दिव्य आरती हुई वो अपने आप में अद्भुत है, बहुत ही विलक्षण है। क्योंकि एक तो भव्य मंदिर बन गया, उसमें भगवान रामलला विराजमान हो गए और उसमें जो सूर्य की ज्योति उनके लीलार पर दिखाई दिया वो भी अपने आप में अद्भुत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में श्री राम के सूर्य तिलक के डीडी न्यूज पर दर्शन किए। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि नलवाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपने दिव्य ऊर्जा से इसी तरह से प्रकाशित करेगा। श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर सूर्य अभिषेक की पावन तस्वीर लंबे समय तक लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई रहेगी। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामलला को हमने छोटे से टेंट के अंदर दर्शन किए और मोदी जी ने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था है। राघव भी खड़े सबके लिए आशीर्वाद देने के लिए और सबको सद्बुद्धि दे भगवान प्रभु श्री राम, ये मेरी उनसे सबको विनती है। हमने अपने जीवन काल में इतना अद्भुत दृश्य जो है पहले कभी नहीं देखा था और मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस होता हूँ कि मैंने इस मतलब अपने कार्यकाल में अपने जन्म में इस राम मंदिर को बनते हुए देख लिया। आने वाले युग में इससे अच्छा तो हम अनुभूति नहीं कर सकते थे सर, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगीनाथ जी जो आज करके दिखाया है वो हम लोग अविश्वसनीय है सर। रामनवमी के पावन पर्व पर शंखों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और पुजारियों की मौजूदगी में सूर्य तिलक का अवसर और भी शानदार बन गया। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और देश दुनिया के सनातनियों के लिए रामनवमी पर रामलला के सूर्य तिलक का अनुभव एक अलौकिक अनुभव रहा है, जो सालों साल तक उनके दिलों में अब कैद हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
और पीएम मोदी ने रामनवमी के मौके पर पहले चरण में मतदान वाले सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी का ये इस तरह का विशेष प्रयास है। पीएम ने संदेश के साथ संसदीय क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने के बीजेपी की कोशिश के तहत ये चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में पीएम ने लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिलेगा और नई सरकार में सब एक साथ मिलकर देशवासियों की आशा और आकांक्षा को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पीएम ने कहा कि ये साधारण चुनाव नहीं है, हमारे वर्तमान और उज्जवल भविष्य के लिए सुनहरा अवसर है। पीएम ने उम्मीदवारों को लिखा कि आप लोग मतदाताओं को उनकी ओर से गारंटी देना कि मोदी का पल पल देशवासियों के नाम है। और दुनिया भर में भारत सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर बढ़ा दिया है। विश्व में ध्रुव तारे की जैसे चमक रही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल मूडीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2024 में 6.8% रहने का अनुमान है, जबकि आईएमएफ ने अपनी जनवरी की रिपोर्ट में 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया था। इसी अवधि में चीन की वृद्धि दर 4.6% रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि आईएमएफ ने 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में भी पुरानी रफ्तार से जारी रहने का अनुमान है। वर्ष 2023 में अनुमानित वैश्विक दर 3.2% रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत निकट भविष्य में पूरे विश्व के लिए विकास का चालक बना रहेगा। India will continue to be the driver for global growth in the foreseeable future. Maximum sort of contributor to global growth. I expect growth for India to be consistently above 7%. In this decade. You would recall back in September 2021. When I was with the government as well, actually I predicted that India will emerging out of COVID will have 7% plus growth. So I continue to maintain that assessment. वहीं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटैड की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं का विस्तार कर रही हैं, जिसका भारतीय निर्यात पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार एक मजबूत सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम के साथ साथ बढ़ते सेवा क्षेत्र पर आधारित था। उपयोगकर्ता सेवाओं के लिए मजबूत स्थानीय मांग और देश की व्यावसायिक सेवाओं के लिए बढ़ती बाहरी मांग से इसे लाभ हुआ है। हाल ही में आईएमएफ और अंकटैड से पहले वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक के साथ ही मूडीज, मॉर्गन स्टैनली, एस&पी ग्लोबल और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियां अपने अनुमानों में संशोधन कर आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ा चुकी हैं। वहीं आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में 7% की आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बेहतर होती और मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कई ऐसे सर्वेक्षण जो सामने आ रहे हैं और आईएमएफ ने अपनी ही पुरानी रेटिंग को, पुराने अंदाजे को एक बार फिर अनुमान को बदलते हुए नए अनुमान सामने रखे हैं, जो बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से लगातार मजबूत हो रही है। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको कुछ और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH,